जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। और दोस्तों आज हम एडिटोरियल डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे कि पिछले एक हफ्ते में जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में हो, द हिंदू एक्सप्लेन्स में हो, आज उन टॉपिक्स का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, एक्सप्लेन्ड सेक्शन में जो आर्टिकल्स आते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं, थोड़ा क्योंकि अब प्री भी पास में आ रहा है, थोड़ा प्री ओरिएंटेड भी हम अपनी प्रिपरेशन को रखें, तो थोड़ा हमको ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत हेल्प करेगा। देखिए दोस्तों, सैटरडे को ना ज़्यादातर कोई रेलेवेंट एडिटोरियल्स नहीं मिलते हैं, ना हिंदू में होते हैं ना इंडियन एक्सप्रेस में होते हैं। यदि कोई रेलेवेंट एडिटोरियल आज हुआ तो डेफिनेटली मैं मंडे को शेयर ज़रूर करूंगा। लेकिन आइडिया ये है कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को, थोड़े करंट अफेयर्स को ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, वैसे टाइम की लिमिटेशन रहती है, इस करके ये टॉपिक्स हम नहीं डिस्कस कर पाते हैं अपनी एडिटोरियल के वीडियो में। तो सैटरडे टू सैटरडे क्या करेंगे, पिछले एक हफ्ते में जो भी ऐसे टॉपिक्स रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, वो हम डिस्कस करा करेंगे। तो ऐसे 6 टॉपिक्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक तो हम बात करेंगे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे से संबंधित। ये आर्टिकल बड़ा अच्छा मेरे को लगा था, द प्रिंट की वेबसाइट पे मैं पढ़ रहा था, वहां पे आया था। तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी से पर्टिनेंट हो गया। देन बात करेंगे दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री के बारे, इंडियन इकोनॉमी से ओरिएंटेड है। देन बात करेंगे रैंसमवेयर अटैक्स के बारे, ये अगेन साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट आ जाता है। देन बात करेंगे हर घर गंगा जल स्कीम के बारे, बिहार सरकार के द्वारा ये स्कीम रन करी जा रही है, सोशल इश्यूज में, सोशल स्कीम्स में आ जाता है। फिर हम बात करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे, ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल ब्लीचिंग, इसके बारे हम काफ़ी पढ़ते रहते हैं, ये एनवायरमेंट से संबंधित है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे डिजिटल रुपी, जो कि भी रोल आउट किया गया है 1 दिसंबर से। चलिए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। पहला ये अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे की बात करते हैं। यहाँ पे हम मैप देख लेते हैं। तो तवांग से लेके विजयनगर तक, विजयनगर कहाँ पे, अरुणाचल में है। अरुणाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर टच करता है। तो ये फ्रंटियर हाईवे बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए हमारे लिए बॉर्डर चैलेंजेस बहुत रहे हैं, बॉर्डर कनेक्टिविटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहे हैं एज फार एज नॉर्थ ईस्ट इज कंसर्न। अरुणाचल के चलते, अरुणाचल इसका पहले क्या नाम था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। अब चाइना और भारत के कन्फ्लिक्ट में हमने डेफिनेटली बहुत, अरुणाचल प्रदेश अपने आप को काफ़ी नेग्लेक्टेड फील करता है और बहुत ज़रूरी है कि भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी जो फोकस है अरुणाचल पे काफ़ी ज़्यादा रखे। तो अब 7 डेकेड्स के बाद यहाँ पे फोकस करा गया कि बॉर्डर कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में कैसे बढ़ाई जा सकती है। बहुत टफेस्ट प्रोजेक्ट माना जाता है, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जाता है। 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस हाईवे प्रोजेक्ट में करी गई है। प्रोजेक्ट को चाइना ने ऑब्जेक्ट किया था पीछे, 2014 की बात है, 2014-15 में चाइना ने इस प्रोजेक्ट को अपोज किया था। इसकी बातचीत काफ़ी सालों से चल रही थी। ये एक 2000 किलोमीटर लॉन्ग रोड है जो कि फॉलो करेगा मैकमोहन लाइन को। मैकमोहन लाइन क्या है, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, जो अंग्रेजों ने दिया था मैकमोहन लाइन, ठीक है। जैसे रैटक्लिफ लाइन है इंडिया पाकिस्तान, वैसे मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। अब ये रोड कहाँ शुरू होगी, दिस विल बिगिन फ्रॉम मागो, अरुणाचल प्रदेश, विच इज एडजेसेंट टू भूटान, और ये इन एरियाज के थ्रू, इन प्रोविंसेस के थ्रू रन करेगा जो हाईवे है, एंडिंग एट विजयनगर नियर द म्यांमार बॉर्डर। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यहां पे तवांग से विजयनगर तक ये 2000 किलोमीटर का हाईवे है विच इज रनिंग अक्रॉस दी मैकमोहन लाइन। चलिए, बहुत स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है बिकॉज ये कवर करता है इंटायर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, जो कि एडजेसेंट है अरुणाचल प्रदेश के। 40,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में करी गई है। भारत का सबसे बड़ा और टफेस्ट रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। आर्मी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज फार एज द कैपेबिलिटी ऑफ आर्मी इज कंसर्न। क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स की बात करें, इंटर वैली मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स हो, वो ज्यादा जल्दी हो सकता है। तो अगर भगवान ना करे कोई ऐसी सिचुएशन हो, लड़ाई की सिचुएशन हो चाइना के साथ, तो कैसे, हमको तैयार तो रहना है ना, है ना। अब ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हो सकते हैं, तैयार तो रहना है हमको, अपने आप को प्रिपेयर तो करना है। तो कैसे सीमलेसली जवानों को, ट्रूप्स को, हथियारों को मोबिलाइज किया जा सकता है इस हाईवे के जरिए, तो इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस इस हाईवे के ऊपर करा जा रहा है। बहुत वेलकम मूव है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको बनाने में किसका योगदान है। एक तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का योगदान रहेगा इसमें, ठीक है। सो एक बहुत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और ये डेफिनेटली मेजर फोकस यहाँ पे अरुणाचल और सिक्किम के ऊपर रहेगा इस हाईवे का। और आमतौर पे जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर एम्फेसिस ले करते हैं, चाहे वो लद्दाख सेक्टर में हो, चाहे वो अरुणाचल सेक्टर में हो, चाइना को डेफिनेटली उस बात से प्रॉब्लम होती है, बट वी हैव टू सेफगार्ड आवर सिक्योरिटी। हमारा नेशनल इंटरेस्ट पहले आता है, जस्ट फॉर अपीजिंग चाइना और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि भी चाइना के साथ हमारी लड़ाई ना हो जाए, तो उसको हम गुस्सा ना करें, प्रोवोक ना करें, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट हम ना करें, दैट वुड नॉट बी वाइज। तो इस करके हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कनेक्टिविटी के ऊपर, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्ट करना।
तो क्या आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल जितने टोटल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं वर्थ रुपीज 1.6 लाख करोड़ जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अनाउंस करे गए थे टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, उसमें से 44,000 करोड़ यानी कि सिग्निफिकेंट शेयर केवल अरुणाचल प्रदेश के टुवर्ड्स ही जा रहा है, जो कि अगेन मैं रिपीट करूंगा हेल्प करेगा मिलिट्री को, आर्मी को, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स को एंड इंटर वैली मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स को भी। फिर यहाँ पे सेला टनल की बात करते हैं। सेला टनल भी अब जनवरी में ही मतलब अगले महीने अगले साल 2023 में इनॉग्रेट कर दिया जाएगा, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू तवांग। ठीक है, तवांग एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चाइना और भारत और चाइना की जो 1962 में लड़ाई हुई थी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था तवांग में भी। तो अब यहाँ पे सेला टनल की बात करें, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं दे विल गेट देयर फर्स्ट मेजर बूस्ट विद दिस 2.5 किलोमीटर लॉन्ग सेला टनल। और ये जो सेला टनल है दुनिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल माना जाता है एट एन ऑल्टीट्यूड एट एन ऊंचाई ऑफ 13,000 फीट एंड अबव। तो आप यहां पे देख सकते हैं सेला टनल का जो पास है, तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी वट एवर द वेदर माइट बी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तेवांग। चाइना स्टेट्स क्लेम ऑन तेवांग। इनफैक्ट चाइना टुक इट ओवर इन 1969 एंड रिटर्न इट आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे तवांग के ऊपर चाइना का बहुत क्लेम है। सो एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन development, any kind of highway we are making, any kind of tunnels we are making which will provide connectivity to Tewang, that is very significant for the Indian Army. Next, अब यहाँ पे चाय की बात करेंगे, चाय पत्ती की बात करेंगे। चाय पीना सबको पसंद है, सर्दी का मौसम है, चाय किसको पसंद नहीं होती। दार्जिलिंग टी इंडस्ट्री के बारे में बात करें, व्हाई इज इट इन क्राइसिस। ठीक है, तो दार्जिलिंग टी को कहा जाता है शैंपेन ऑफ टीज। इनफैक्ट आपको ये पता हो कि ये पहला प्रोडक्ट है जिसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग 2004 में मिला था, इसके फ्लेवर के कारण, इसके फ्रेग्रेंस के कारण। अबाउट 87 गार्डन जो हैं दार्जिलिंग में, ये इंप्लॉय करते हैं जो प्लांटेशन गार्डन्स है, टी प्लांटेशन गार्डन्स है। 55,000 से ज्यादा जो वर्कर्स हैं यहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, जो कि 7 मिलियन केजी ऑफ टी प्रोड्यूस करते हैं। ज्यादातर ये एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ टाइम से यहाँ पे ये खबर आ रही है कि काफी सारे जो ओनर्स हैं उनको अपने ऑपरेशन शट डाउन करने पड़ रहे हैं, या उनके ऑपरेशंस को किसी और ने बाय कर लिया है, बिकॉज उनके जो रनिंग कॉस्ट थे वो काफी उनकी जेब से नहीं खर्चे हो पा रहे थे और दे वर अंडर ह्यूज फाइनेंशियल प्रेशर। क्यों? थ्रेट फ्रॉम नेपाल यहाँ पे आ जाता है। अब नेपाल हमारा पड़ोसी देश, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है नेपाल के साथ, रोटी बेटी का रिश्ता हम कहते हैं नेपाल के साथ। लेकिन क्या हुआ है, नेपाल से भी काफी चाय पत्ती ना चीप, यानी कि एक तो लो क्वालिटी और चीप प्राइस पे यहां पे दार्जिलिंग टी लेबल करके एक्सपोर्ट करी जा रही है इंडिया में। ठीक है, तो यहां पे जो इंडियन टी बोर्ड ने जो यहां पे डॉक्यूमेंट पेश किया सरकार के सामने, वहां पे ये सामने बात आई है कि जो इंफीरियर क्वालिटी टी है फ्रॉम नेपाल दैट वाज बीइंग इंपोर्टेड और उसको रीब्रांड करके एक्सपोर्ट किया जा रहा है एट अ प्रीमियम प्राइस ऑफ दार्जिलिंग टी। ठीक है, ये इसके कारण काफी ज्यादा घाटा देखने को मिल रहा है जो कि टी प्लांटेशन ओनर्स है दार्जिलिंग में। ठीक है, तो टी लोअर प्राइस पे प्रोड्यूस की जा रही है, लोअर क्वालिटी है, इंफीरियर क्वालिटी है, बिकॉज ऑफ लेस इनपुट्स, पर्टिकुलरली लेस लेबर इनपुट्स, और उसको महंगे दाम पे बेचा जा रहा है। फिर क्लाइमेट चेंज का भी इंपैक्ट आता है दार्जिलिंग टी की। अगर हम बात करें तो देखिए टी प्रोडक्शन तो दार्जिलिंग में जो थी, दिस यूज्ड टू बी अराउंड 10 to 12 मिलियन केजी 10 years बैक, जो कि अब आधी हो चुकी है। ठीक है, तो ये डिक्लाइन इन प्रोडक्शन मल्टीपल फैक्टर्स के कारण है, जिसमें से बहुत सिग्निफिकेंटली कारण है क्लाइमेट चेंज का, और प्रोडक्टिविटी बहुत डिक्लाइन हो रही है। ज्यादा वर्कर्स आगे नहीं आ रहे टी प्लांटेशंस पे काम करने के लिए। और एक और यहाँ पे कारण आता है, क्योंकि जो टेरेन है, ज्योग्राफिकल टेरेन है दार्जिलिंग का, हिली है, इसके कारण ज्यादा जमीन नहीं बचती है कि टी गार्डन्स को, टी प्लांटेशंस को और एक्सपैंड किया जाए, तो वो स्कोप नहीं बचा। तो क्या आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं दे हैव पॉइंटेड आउट कि जो एवरेज जो टी गार्डन है दार्जिलिंग में दैट इज अबाउट 150 हेक्टेयर्स, ये बहुत ज्यादा जमीन होती है। ठीक है, और अगर हम फुटहिल्स की बात करें तो वो इससे भी ट्रिपल, यानी कि 400 से 500 हेक्टेयर्स के बीच में। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, यील्ड कितनी है, यील्ड बहुत कम हो चुकी है। आज से 20-22 साल पहले जहां पे प्रति हेक्टेयर यील्ड 540 किलो थी, अब कितनी है, 350 किलो। तो ये यहाँ पे यील्ड में हम काफी घाटा देख रहे हैं इतने सालों में। तो वे फॉरवर्ड की बात करें, यहाँ पे जो प्लांटर्स हैं दार्जिलिंग में, ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार इस प्रॉब्लम को, जो नेपाल से जो सस्ते दाम में लो क्वालिटी टी आ रही, जब तक इस प्रॉब्लम को नहीं एड्रेस करते हैं तब तक हमारी बात नहीं बनने वाली है। तो यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट है, इनफैक्ट इवन इंडियन टी बोर्ड आपको पता हो स्टैच्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। प्लीज इन बातों को नोट करिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही बातें प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। पर्पस इस सैटरडे का वीडियो को क्या होगा कि थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी हम थोड़ी डिस्कशन कर लें हमारे चर्चा में, जो डेली हमारी डिस्कशन होती है। तो यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि भाई सरकार को अपील करिए कि जो इंडो नेपाल ट्रीटी के जो प्रोविजंस है उसको रिव्यू किया जाए और कैसे कड़े से कड़े कदम उठाए जा सकते हैं ताकि हम टी इंपोर्ट्स को कंटेन कर सकें जो नेपाल से आ रही हैं एट लो प्राइस एंड ऑफ लो क्वालिटी।
इनफैक्ट कमिटी ने यह भी सजेस्ट करा कि जो स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स ऑन पार विद दी 87 टी एस्टेट्स जो कि दार्जिलिंग टी को प्रोड्यूस करते हैं। डेटा ये कहता है कि 50% से ज्यादा जो टी है भारत में वो स्मॉल टी ग्रोअर्स के द्वारा प्रोड्यूस करी जा रही है। देन बात करेंगे रैंसमवेयर अटैक्स के बारे। देखिए दोस्तों, डिजिटाइजेशन का जमाना है, अब ई गवर्नेंस के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। आज के टाइम पे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, आपको लंबी लाइनों में खड़ा होना पसंद नहीं होगा। हॉस्पिटल में जाना बहुत एक टॉर्चर भी हो सकता है कि आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अपना ओपीडी कार्ड बनाने के लिए 2-3 घंटे लाइन में खड़े होना पड़े। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो अस्पताल हैं ये भी डिजिटाइजेशन के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं। ओपीडी सर्विसेज भी ऑनलाइन हो रही है। कोविड के चलते तो बहुत सारी चीजें डिजिटाइज भी करी गई हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है, नवंबर 23 की बात है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें, यहाँ पे क्या हुआ, इट वाज सस्पेक्टेड दैट जो इसकी जो कंप्यूटर सर्विसेज हैं, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, इट वाज सस्पेक्टेड टू बी अंडर अ रैंसमवेयर अटैक। तो दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस ने यहाँ पे तहकीकात शुरू करी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को मोबिलाइज किया, काफ़ी सारा डेटा उन्होंने रिकवर करा है, काफ़ी उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे जा चुकी है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में फाइंड भी करी। उनकी फाइंडिंग्स क्या है वो हम थोड़े समय में देखेंगे भी। लेकिन बहरहाल ये बहुत सीरियस मुद्दा है, बिकॉज देखिए हम डिजिटाइजेशन को हम काफ़ी इंकरेज कर रहे हैं। इस तरह के मिलिशियस सॉफ्टवेयर अटैक्स होना, रैंसमवेयर अटैक्स होना, ये बात अच्छी नहीं है, ये डिजिटाइजेशन को हर्ट कर सकता है। एम्स की बात करें, यहाँ पे 6000 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जो कि एम्स को सपोर्ट करते हैं। कितना बड़ा अस्पताल है, कितने लोग यहाँ पे आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो आइंदा से आने वाले समय में इस तरह के अटैक्स हॉस्पिटल्स में ना हो, इस बात, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल है, बिकॉज देखिए सर्विसेज जो है ना वो हॉल्ट हो जाती हैं। अब एम्स के अधिकारियों का ये कहना है कि जनवरी तक जो ओपीडी सर्विसेज होगी या जो भी सर्विसेज एम्स का जो अस्पताल है जो प्रोवाइड करता है, वो ऑनलाइन डिजिटाइज माध्यम के थ्रू नहीं होंगी, वो फिजिकल मैन्युअली ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, यानी कि आपको अपना मैन्युअली ही कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब इस तरह की चीज़ें आगे जाके ना हो, इसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब व्हाट इज़ रैंसमवेयर? एक मिलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अब बेसिकली इसको क्यों एम्प्लॉय किया जाता है? जो क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो इन्फेक्ट करते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम को। क्या करते हैं? वो डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं। आपका जो डेटा है, अभी आप अपना डेटा पढ़ पा रही हैं, ठीक है, जैसे ये डेटा है आपके सामने लिखा हुआ है, अब ये डेटा को किसी और कोड में कन्वर्ट कर देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे। अब वो डेटा अगर आप, अब ये डेटा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस डेटा को आप इस डेटा का एक्सेसिबिलिटी चाहते हैं, तो जो साइबर क्रिमिनल्स है वो आपसे क्या मांगेंगे? रैंसम मांगेंगे, ठीक है, आपसे पैसे मांगेंगे कि अगर आप अपना डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, फिर से आप अपना डेटा डीक्रिप्टेड फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। और ये इस तरह के जो काम है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में भी और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में भी रैंसमवेयर अटैक्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। वाइल इट इज नॉट येट क्लियर कि हाउ एग्जैक्टली द एम्स कंप्यूटर सिस्टम वर टारगेटेड, लेकिन जो मैलवेयर था, दिस में यूजुअली बी इंजेक्टेड बाय ट्रिकलिंग द यूजर इनटू डाउनलोडिंग अपॉन अ सर्टेन लिंक। जैसे हमारे फोन में कई बार ये हमको वार्निंग्स भी आती रहती हैं कि आपके फोन पे आपको कोई एसएमएस आए, कोई व्हाट्सएप पे कोई लिंक आए, उसको क्लिक मत करिए। अगर आपको सस्पेशन लग रहा है तो ऐसा कोई आप उसको क्लिक मत करिए। हो सकता है कि वो आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपका डेटा उड़ जाए, ठीक है, या आपका आपके क्रेडिट कार्ड या आपके डेबिट कार्ड में से बहुत सारा पैसा निकल जाए, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस करके हमको इस तरह के सस्पिशियस ईमेल्स के ऊपर, इस तरह के मैसेजेस के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट माइट बी अ रैंसमवेयर अटैक एज वेल। आपका सेंसिटिव डेटा जो है वो हैक किया जा सकता है, आपका प्राइवेट डेटा हो, पर्सनल डेटा हो, ऑफिशियल डेटा हो, व्हाटएवर इट माइट बी। हाउ सीरियस आर द रैंसमवेयर अटैक्स? तो भारत में सेवरल केसेस ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में भी, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज में भी। अगर हम स्पाइसजेट की बात करें, स्पाइसजेट में मई ऑफ 2022 हैड फेस सच अ थ्रेट। अगर हम पीएसयू की बात करें, ऑयल इंडिया वाज आल्सो टारगेटेड फ्रॉम अ रैंसमवेयर अटैक ऑन April 10th दिस ईयर। साइबर सिक्योरिटी फर्म ट्रेलिक्स की बात करें, उसका ये कहना है कि ऐसे 25 मेजर रैंसमवेयर दुनिया भर में सर्कुलेट हो रहे हैं। और इंटरपोल की अभी रिसेंटली दिल्ली में मीटिंग हुई थी, अभी नवंबर की बात है, तो वहां पे इंटरपोल की मीटिंग पे ये कहा गया था कि ग्लोबली रैंसमवेयर जो है ये सेकंड हाईएस्ट थ्रेट है आफ्टर मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या रिस्पांस रहता है भारत के द्वारा? तो यहाँ पे सर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सर्ट यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये 2004 में सेटअप करी गई थी। ये नेशनल नोडल एजेंसी है जो कि कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और डेटा को सर्कुलेट करती है, साइबर अटैक्स के इनपुट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम गाइडलाइंस और एडवाइजरीज यहाँ पे सर्ट के द्वारा, CERT के द्वारा इशू करी जाती हैं। कैसे साइबर सिक्योरिटी इवेंट को कैसे मैनेज करना है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को कैसे मैनेज करना है, इसको इस बात का ध्यान इस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है टू कंप्यूटर सिस्टम मैनेजर्स। तो यहाँ पे अगेन बात आती है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर की, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंडर आता है। फिर यहाँ पे ये जो मिलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं,
ठीक है, इसको क्लीन कैसे करना है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को कैसे क्लीन करना है। तो यहाँ पे साइबर स्वच्छता केंद्र की बात आती है, यानी कि बॉटनेट क्लीनिंग एंड मैनवेयर एनालिसिस सेंटर। ये लॉन्च करा गया है कि कैसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को डिटेक्ट किया जा सके और कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे टूल्स प्रोवाइड किया जा सके ताकि इन तरह के मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को रिमूव किया जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम्स में से। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रिकमेंड करी जाती हैं बाय द कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कि भाई आप अपने डेटा को, आप अपना ऑफलाइन जो डेटा है उसको रेगुलरली बैकअप उसका बना के रखिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका जो है वो अपडेट होना चाहिए, और आप इस तरह का कोई ऐसे सस्पिशियस लिंक, कोई अटैचमेंट आप ओपन मत करिए। यू नेवर नो दैट माइट बी अ रैंसमवेयर अटैक एज वेल। तो इस तरह की जो एडवाइसेज हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम वो CERT के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। देन चौथा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, अपना अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे बिहार का हर घर गंगा जल स्कीम के बारे में। पर्पस क्या है स्कीम का? देखिए, अब यहाँ पे स्कीम का पर्पस क्या है कि जो एक्सेस पानी है गंगा नदी का, जो मॉनसून की फ्लडिंग के टाइम पे जो एक्सेस पानी जो जनरेट होता है उसको ट्रीट किया जा सके, बिकॉज वो पानी गंदा होता है, उसको ट्रीट किया जा सके, स्टोर किया जा सके और पाइप किया जा सके। कहाँ पे? राजगीर, गया और बोध गया में, जो कि पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। बुद्धिस्ट टूरिज्म की बात करें, बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं बुद्धिस्ट तीर्थ यात्रियों के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध ऑल्सो। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, किसी जमाने में यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती थी, लेकिन अभी राजगीर में, गया में, बोध गया में वाटर डेफिशिएंसी है, और यहाँ पे इन जगह पे लोगों को टैंकर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि टैंकर्स पानी भर के आते हैं बाकी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में से पानी लेने के लिए। तो सर्टनली वो चीज़ तो हम नहीं चाहेंगे ना, एक इतनी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कि लोगों को पानी पीने के लिए भी आसपास के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से पानी मंगवाना पड़ रहा है, नहाने के लिए, पीने के लिए। ठीक है, तो ये जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट जल जीवन हरियाली स्कीम। ये इसमें 4000 करोड़ का खर्चा किया जा रहा है पहले फेज में, ठीक है, और इसमें जो जायंट पंप्स है दे विल लिफ्ट गंगा वाटर फ्रॉम हाथीदा जो कि मुकामा में है, और ये सप्लाई किया जाएगा पानी 7.5 लाख घरों में। कहां पे? खास करके राजगीर में, बोध गया में और गया में। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हम देख सकते हैं, यहां पे जो 3 स्टोरेज रिजर्वॉयर्स हैं वो कहां पे हैं? राजगीर में, तेतर में और गया में। यहां से पानी प्रोवाइड किया जाएगा आगे। ठीक है, तो यू मस्ट नो दैट द वाटर विल बी स्टोर्ड इन रिजर्वॉयर्स इन राजगीर एंड गया बिफोर बीइंग चैनल्स टू द 3 ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफिकेशन प्लांट्स। और यहां पे एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हर एक इंडिविजुअल बेनिफिशियरी को जो कि यहाँ पे रहते हैं राजगीर में, गया में और बोध गया में 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रोवाइड किया जा सके, विच इज अबाउट 2 लार्ज बकेट्स ऑफ गंगा वाटर, ताकि आपका जो भी स्नान करने के लिए, पानी पीने के लिए, जो डोमेस्टिक यूजेस के लिए जो पानी रिक्वायर्ड रहता है वो मीट हो सके नीड। तो जो एरिया है अराउंड राजगीर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको पता हो, हम जनपदास, महाजनपदास के टाइम पे इस रीजन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चाहे वो महावीर जैन की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, इनकी जिंदगी इन जगहों के आसपास काफी रिवॉल्व करती है, और ये वाटर डेफिशिएंट जगह बन चुकी है। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड एंड इनडिस्क्रिमिनेटेड वाटर यूज, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एम्फेसिस ले किया जा रहा है, तो जो वाटर टेबल है वो काफ़ी डिप्लीट हो चुका है, और उसके चलते जो वाटर क्वालिटी है गया की और राजगीर की वो इम्पैक्ट हो रही है। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है नालंदा की और गया की, वो अभी तक पानी की नीड्स कैसे पूरी कर रहे थे? वाटर टैंकर्स के जरिए फ्रॉम दी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट। लेकिन एक शॉर्ट टर्म मेजर है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल मेजर नहीं है। तो एक सस्टेनेबल रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर होना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे सरकार की एक्सपेक्टेशन क्या है कि हर घर गंगा जो हर घर गंगा जल स्कीम है, ये डेफिनेटली डिस्ट्रेस को थोड़ा एलिवेट करेगी फ्रॉम द एनुअल फ्लडिंग ऑफ द बैंक्स ऑफ गंगा। तो जैसे हम सौरव बिहार की बात करते हैं, कोशी रिवर की बात करते हैं, कोशी जो कि जिसका सोर्स कहाँ पे है? नेपाल में, कोसी कहिए, जो कि एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है चाइना, नेपाल और इंडिया के बीच में। इसके चलते काफ़ी हैवी सिल्टिंग होती है फ्लडिंग्स के टाइम, खास करके जब फ्लडिंग होती है मानसून के टाइम पे, जब बिहार में मानसून होता है 4 महीनों में। तो ये प्रॉब्लम को भी काफ़ी एड्रेस किया जाएगा बाय डाइवर्टिंग दिस वाटर फ्रॉम गंगा। ठीक है, लेकिन सरकार ने एश्योर करा है दैट वाटर स्कीम वुड बी लिफ्टेड ओनली ड्यूरिंग द 4 मंथ्स, यानी कि मॉनसून के टाइम पे जो पानी है डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज मॉनसून के टाइम पे पानी का लेवल वैसे ही बहुत हाई होता है, लेकिन बाकी पूरा साल जो है पानी डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बात की भी अश्योरिटी दी है, गारंटी दी है कि इसके चलते पानी अगर डाइवर्ट किया जा रहा है उसके चलते डिप्लीशन ऑफ द रिवर नहीं होगा, या पानी के या गंगा नदी की धारा में, गंगा नदी की जो नेचुरल धारा में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई ऐसा पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा। चलिए अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। द ग्रेट बैरियर रीफ इज इन डेंजर। कहाँ है ग्रेट बैरियर रीफ? व्हाई इज इट इन डेंजर? और ये क्यों हम बात कर रहे हैं? अगेन एक्सप्लेन में आया था।
तो अभी ट्यूसडे को नवंबर 29 को एक जॉइंट रिपोर्ट यहां पे रखी गई थी IUCN के द्वारा और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के द्वारा, जहां पे कंसर्न्स एक्सप्रेस करे गए थे GBR यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ के बारे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और यह कहा गया था कि उसको वर्ल्ड हेरिटेज तो है लेकिन उसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में शामिल किया जाए। चिंता प्रकट करी ग्रेट बैरियर रीफ के बारे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा था? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कहा, एक स्टेटमेंट रिलीज करी दैट देखिए हम ग्रेट बैरियर रीफ कंजर्वेशन को लेकर बहुत सीरियस हैं, हम भी चाहते हैं कि उसको कंजर्व करें, लेकिन अभी ये जो आपकी रिकमेंडेशंस है इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस ऑफ डेंजर में डाल दें, वो बात अभी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके कारण हमारा यहाँ पे कितने सारे फिशरीज हैं, फिशरमैन हैं, कितना टूरिज्म यहाँ पे आता है, तो वो सब इंपैक्टेड होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है उस करके थोड़ी रिलक्टेंट है इसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में शामिल करने के लिए। ये आपको पता हो कि जो GBR यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ, ये लार्जेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है। पीछे न्यूज़ भी आई थी, इसी साल की बात है, अबाउट द मैसिव मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट हैपनिंग इन द ग्रेट बैरियर रीफ। फ्यू मिनट सीरीज में आपके साथ वो शेयर भी किया था मनमीत मैम ने। तो आपको ये पता हो, आप वो फ्यू मिनट सीरीज में जाके उस वीडियो को एक्सेस भी कर सकते हैं कोरल ब्लीचिंग के बारे, अगर आपने और जानकारी लेनी है। तो यहाँ पे 900 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, ठीक है, 3,44,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया है और एक बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है दुनिया का। और यहाँ पे 64,000 से ज्यादा नौकरियां सपोर्ट की जाती है बिकॉज ऑफ दिस इकोसिस्टम, चाहे टूरिज्म रिलेटेड हो, चाहे वो फिशरीज हो, और कितने सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअल रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। लेकिन अब यहाँ पे लालच सामने रखना वो भी जरूरी नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार को चाहिए कि अगर यहाँ पे इतनी ज्यादा अगर डेफिशिएंसी पाई गई है, अगर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो अब अगर ये डेंजर में है तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को भी चाहिए कि यहाँ पे लालच आगे ना लेके आए, ग्रीड आगे ना लेके आए, टूरिज्म का बहाना या फिशरीज का बहाना आगे ना लेके आए, और कुछ एक सस्टेनेबल सोल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो अबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस कौन होते हैं? जो कि नेटिव ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, जो इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस होते हैं। तो अभी तक तो जो अबॉरिजिनल पॉपुलेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया की, वो ट्रेडिशनल यूज ऑफ मरीन रिसोर्स एक्टिविटीज कर रहे थे इस एरिया में से, और अपने बच्चों को, अपनी यंगर जनरेशंस को भी समझा रहे थे अबाउट द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल रूल्स एज फार एज रिलेटेड टू द ग्रेट बैरियर रीफ इज कंसर्न। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टोडियंस कौन है ग्रेट बैरियर रीफ की? वो ये अबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस हैं, जो कि इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस माने जाते हैं। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है दैट करंटली जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये एडवर्सली और सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और आगे जाके ये सस्टेन कर पाना, अब चलो, अब ग्रेट बैरियर रीफ है, अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। हर एक कोई कुदरत की चीज होती है, उसकी कैपेसिटी होती है रीजनरेट करने की, जब तक वो लिमिट ब्रीच ना हो। लेकिन वो लिमिट ब्रीच हो चुकी है, ग्रेट बैरियर रीफ अपने आप को रीजुमिनेट नहीं कर पाएगा आने वाले टाइम में। और फ्रीक्वेंट जो ब्लीचिंग इवेंट्स हैं ये बहुत इतने ज्यादा कॉमन हो गए हैं कि इसके कारण जो वाटर क्वालिटी है वो डिग्रेड हो चुकी है। नाउ अगेन, फर्दर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान्स टू कंजर्व द ग्रेट बैरियर रीफ, दिस हैज बीन फॉलिंग शॉर्ट। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम वाटर क्वालिटी के लेवल्स को मैनेज की बात, अगर वाटर क्वालिटी लेवल्स को मैनेज करने की बात करें या फिशिंग एक्टिविटीज को मैनेज करने की बात करें, जो पोल्यूटेंट्स हैं एग्रीकल्चर से, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज से, वो डैमेज कर रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ को, उसकी पानी की क्वालिटी को, और जो उसके आसपास ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके चलते भी ग्रेट बैरियर रीफ का जो इकोसिस्टम है वो अंडर स्ट्रेस है। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग जो है वो समझनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द डेंजर्स that the reef faces. The foremost is adding the GBR to the list of World Heritage and Danger. और among other things, recommendations also include कि कैसे मॉनिटर की जा सकती है और कैसे बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कैसे बेटर फिशरी प्रैक्टिसेस इवॉल्व की जा सकती है, ताकि यानी कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार लोगों के साथ मिलकर, कम्युनिटी के साथ मिलकर ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन हो, चाहे वो लैंड इरोजन की प्रॉब्लम को एड्रेस करना हो, वो एफिशिएंटली वो कर सकते हैं। चलिए, Putting the GBR on the list of World Heritage and Danger. What does this mean? तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को अगर इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर की लिस्ट में डाल दिया जाता है, इसके चलते इस पर्टिकुलर साइट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज्यादा सपोर्ट मोबिलाइज कर पाएंगे, ज्यादा फंडिंग मोबिलाइज कर पाएंगे ग्रेट बैरियर रीफ को और ज्यादा कंजर्व करने में। और अब अगेन, अंडर द 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, इंस्क्राइबिंग अ साइट ऑन द लिस्ट allows the World Heritage Committee to allocate immediate assistance, immediate funds to the World Heritage Fund, ताकि जो endangered property है उसको हम restore कर सकें। और ऑस्ट्रेलिया के रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करें तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यूनेस्को टू इन्फोर्स एनी रिकमेंडेशन। तो यूनेस्को कह सकता है कि भी आप ये करिए, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर में डालिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया
को मजबूर नहीं कर सकता कि ऑस्ट्रेलिया को डालना ही डालना है, ठीक है। नाउ बट बीइंग पुट ऑन द लिस्ट, इसके चलते स्क्रूटनी बढ़ेगी ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर, ज़्यादा इसके ऊपर चेकिंग ज़रूर होगी। लेकिन अब जहाँ पे हम ग्लोबल कॉमन्स की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की वहाँ पे बात करते हैं और इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है वो भी इस सुझाव को बहुत सीरियसली ले और इस बात को इग्नोर ना करे कि अगर इसको डालना भी पड़ता है इस लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर की लिस्ट में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना भी बहुत जरूरी है जो कि विन विन अग्रीमेंट हो सके फॉर द फिशरमैन, फॉर द फार्मर्स एंड फॉर एवरीवन। चलिए उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट के बारे, तो जानेंगे कि कैसे ये काम करता है, क्या है जी रिटेल सीबीडीसी, होलसेल सीबीडीसी। इसको लेके भी फ्यू मिनट का एक एपिसोड कुछ टाइम पहले अरविंद सर ने जरूर बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आप डिजिटल रुपी के बारे डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो फ्यू मिनट्स की प्लेलिस्ट में जरूर एक्सेस करें। नाउ आरबीआई ने अनाउंस करा ये सीबीडीसी के बारे हम बजट से सुनते आ रहे हैं, इस साल जो बजट में भी इसके बारे में मेंशन किया गया था, ठीक है। एक ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी, वैसे तो जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइंस, उनको कोई बैकिंग नहीं मिलती है ना किसी सरकार की ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसको फॉर रिटेल यूज के लिए अभी थर्सडे दिसंबर 1 को लॉन्च किया गया था। इनिशियली 4 शहरों को कवर किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के चलते, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। बाद में इसको बाकी शहरों में भी एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे लखनऊ है, पटना है, शिमला है, हैदराबाद, गुवाहाटी एटसेट्रा। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक लीगल टेंडर है जो कि इशू किया जाता है बाय द आरबीआई। ठीक उसी तरह जैसे हम 2000 के नोट लेते हैं बैंक से, जैसे हम 500 के नोट लेते हैं, उसी तरह ये एक लीगल टेंडर इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा। केवल इसका जो आकार है वो डिफरेंट है, पेपर के फॉर्म में नहीं है, डिजिटल फॉर्म में है। ये एक फंजिबल लीगल टेंडर है, ठीक है। यानी कि अगर आपको मैंने 500, अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदनी है, मैंने 500 रुपये आपको दिए, तो आप मुझको 400 रुपये वापस देंगे। फंजिबल है, एक्सचेंजेबल है, ट्रेडेबल है, ठीक है। तो अगेन अब जैसे हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं, बिटकॉइंस की बात करते हैं, वो भी फंजिबल होती हैं। फिर एक चीज़ होती है नॉन फंजिबल टोकन, एनएफटी। याद करिए इस बार पेपर में भी आता, प्रीलिम्स में एनएफटी क्या होता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज एनएफटी, व्हाट इज अ नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। बहरहाल ये आपको बात पता हो कि जो सीबीडीसी है, जो ई रुपी है, एक फंजिबल लीगल टेंडर है, ठीक है। और ये अपीयर किया जाएगा एज अ लायबिलिटी इन दी आरबीआई's बैलेंस शीट। ठीक उसी तरह जैसे जो नोट होते हैं, जो पेपर नोट होते हैं, जो करेंसी नोट्स होते हैं, वो भी एक लायबिलिटी की तरह आरबीआई के बैलेंस शीट में नोट किए जाते हैं। अब ई रुपये की बात करें, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन जो कि रिप्रेजेंट करेगा क्लेम ऑन द सेंट्रल बैंक, ठीक है। जैसे एक फिजिकल नोट होता है, ठीक है। और उसके चलते अ टोकन सीबीडीसी इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट लाइक अ बैंक नोट, मीनिंग whoever holds the tokens at a given point in time will presume to own them। जैसे अगर मेरी जेब में भी 500 का नोट है या 2000 का नोट है या 1000 का नोट है, तो वो मैं ओन करूंगा, मेरी जेब में पड़ा हुआ है। उस तरह से अगर मेरे वॉलेट में ये ई रुपी पड़ा हुआ है, ये करेंसी पड़ी हुई है, डिजिटल रुपी जो है, तो वो मेरा ही होगा, ठीक है। सो दैट इज माई लायबिलिटी। अब पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करें, 8 बैंक्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। एक तो एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, येस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये पहले फेज में, ठीक है, जो पहले 4 सिटीज में। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इस प्रोजेक्ट को और सिटीज में लेके जाया जाएगा तो और बैंक्स को भी ऐड किया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, कोटक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा। अब इंडिविजुअल यूजिंग ई रुपी, तो ई रुपीज विल बी इशूड इन द सेम डिनोमिनेशन, जैसे कि पेपर करेंसी में होता है। 2000 का ई रुपी हो सकता है, 500 का ई रुपी हो सकता है, 100 रुपये का ई रुपी हो सकता है, यानी कि इक्वल टू 100 रुपी, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो होंगी ई रुपी के लिए, दैट विल बी थ्रू अ डिजिटल वॉलेट, ठीक है, जो कि किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा? पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के द्वारा। आईसीआईसी बैंक है, कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रांजैक्शन जो है वो P2P, यानी कि आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को पर्सन टू पर्सन भी कर सकते हैं, या आप किसी मार्केट में गए हैं, आपने कोई शॉपिंग करी है, चीज़ खरीदी है, पर्सन टू मर्चेंट भी कर सकते हैं, P2M। P2M के लिए जैसे अभी हम पेटीएम करते हैं, आप बारकोड को स्कैन करते हैं, किसी दुकान पे गए हैं, आप उसको पेमेंट करते हैं, व्हाटएवर द अमाउंट इज। उसी तरह से QR कोड यहाँ पे बनाए जाएंगे मर्चेंट लोकेशन पे फॉर द P2M ट्रांजैक्शन। तो एक यूजर ही और शी विल बी एबल टू विड्रॉ डिजिटल टोकन्स, वैसे ही जैसे आप एटीएम से जाके कैश विड्रॉ करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आप एटीएम में नहीं जाएंगे, और मैकेनिज्म होगा। और ही और शी विल बी एबल टू कीप हर डिजिटल टोकन्स इन द वॉलेट, तो यहाँ पे वॉलेट बनाया गया है। उसी तरह से जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे वॉलेट है, जिसको आप ऑनलाइन भी खर्च कर सकते हैं। डिजिटल आपकी जो करेंसी है, जो ई रुपी है, उस वॉलेट के जरिए आप ऑनलाइन भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं यूजिंग दोज ई रुपीज, या आप इन पर्सन भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कैश की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस ये बात है कि आपको कोई फिजिकल करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे अब हम कर भी ऐसा रहे हैं, है ना। अब कौन ही जाता है एटीएम में कैश निकालने के लिए? मोस्टली जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो पेटीएम के जरिए, यूपीआई के जरिए, गूगल पे के जरिए ही हो रही है। तो ये क्या डिफरेंट होगा बाकी वॉलेट से? नहीं, ये भी पेटीएम की तरह, गूगल पे की तरह ही होगा। लेकिन जैसे पेटीएम पे, गूगल पे एक डेली लिमिट होती है,
ठीक है, जैसे कि आप 2 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हैं अगर डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शन की बात करें। अब ये नहीं हमको पता आरबीआई इसके ऊपर कोई एक डेली जो बेसिस पे ट्रांजैक्शन कितनी हो पाएंगी यूजिंग ई रुपी, उसके लिए अभी कोई लिमिट आरबीआई ने सेट नहीं करी है। तो रिटेल ई रुपी, अगर हम रिटेल ई रुपी की बात करें, एक तो रिटेल ई रुपी है, एक होलसेल ई रुपी है। अभी रिटेल ई रुपी लॉन्च करा है थर्सडे को। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है कैश का, मेंट फॉर रिटेल ट्रांजैक्शन, आपकी जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है। आप कहीं से भी सेफली मनी को अपना एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दिस इज ओपन फॉर एवरीवन। और होलसेल, दिस इज ओनली फॉर सिलेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जैसे कि जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वो अब ये होलसेल सीबीडीसी में भी ऐसे यूज करके वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके चलते कैपिटल मार्केट ज्यादा एफिशिएंट होंगी, ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट ज्यादा स्ट्रीमलाइन होगी। अब व्हाट वाज द नीड टू इंट्रोड्यूस ई रुपी, तो आपको ये पता हो कि भाई आज के टाइम पे हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, डिजिटाइजेशन की बात हो रही है। हमारा ड्रीम है कि हम $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी देखना चाहते हैं। और जहां पे नोटबंदी के बाद इतना कल्चर हो ही चुका है, आज आप चाय भी पीने जाते हैं तो आप वहां भी पेटीएम कर लेते हैं। आपने 5 रुपए की चीज लेनी हो, आपने 5 रुपए का बिस्किट लेना हो, वो भी आप पेटीएम कर देते हैं। तो अगर इतना ज्यादा कल्चर बढ़ चुका है यूपीआई ट्रांजैक्शन का पिछले इतने सालों में, तो ये एक सही समय में डिजिटल रुपी को लॉन्च किया गया है। तो जो डिजिटल रुपी है, दिस इज बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, जो कि कस्टमर्स को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा, कंटिन्यूअस एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू द पेमेंट सिस्टम, चाहे वो होलसेल पे हो चाहे वो रिटेल में हो। ठीक है, एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज क्रिप्टो करेंसीज को तो बैकिंग सेंट्रल बैंक की नहीं मिलती है, किसी सरकार की नहीं मिलती है। इनफैक्ट आरबीआई तो चाहता है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाए, इस साल के बजट में भी ये बात करी गई थी। ठीक है, तो यहां पे लेकिन ई रुपी जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द बिटकॉइंस, एज कंपेयर टू द क्रिप्टो करेंसीज, बिकॉज यहां पे आरबीआई की बैकिंग मिल रही है इसको। तो बेनिफिट्स क्या है ई रुपी के, तो इसके पोटेंशियल क्या है, जैसे रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन कैश एंड लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और बिकॉज लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात हो रही है, बैंक्स के लिए भी काफी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी कि पैसे बनाना, छापना, फिर ट्रांसपोर्ट करना, दैट विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग फॉर द आरबीआई ऑल्सो। कैश यूजेज, कैश की जो यूजेज है दैट कैन बी कंप्लीटली रिप्लेस बाय सीबीडीसी, एंड बिल्कुल सेफ फॉर्म, बिल्कुल रिलायबल फॉर्म है, बिकॉज आरबीआई के द्वारा ये इशू करा जा रहा है, सरकार की बैकिंग है, आरबीआई की बैकिंग है, तो इसमें कोई घबराने की बात भी नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि हम क्रिप्टो करेंसी को भी बैन कर दें। तो ये कुछ बातें हैं जो ई रुपी से संबंधित हैं, जो कि हमने डिस्कस करी। बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन क्या बनता है नाउ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैंसमवेयर अटैक्स, हाउ डू दीज चैलेंजेस इंपैक्ट इंडिया एट अ टाइम व्हेन द फोकस इज ऑन डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इसको अपने 250 शब्दों में आपने ये आंसर लिखना है। ये आंसर आप पोस्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। और इस ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए, यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आप इस लिंक को क्लिक करें, तो यहाँ पे लिंक को क्लिक करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे हम बेस्ट आंसर, मॉडल आंसर दोनों ही शाम को 6 बजे शेयर करते हैं। जाने से पहले हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है, असंभव से संभव करने वाला प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स। सो दोस्तों 28 नवंबर से हमने ये लाइव क्लासेस शुरू करी हैं, जो कि 30 अप्रैल तक रहेंगी। 11 AM to 1 PM डेली 2 घंटे क्लासेस रहती हैं। अभी इन्वायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं, आज 6 डे है। यहाँ पे आपके साथ स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही डिस्कस किए जाएंगे। इन्वायरमेंट हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, IR है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही डिस्कस किए जाएंगे। बोनस क्या है, यहाँ पे आपको स्पेशल CSAT क्लासेस भी मिलेंगी, 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर योर प्रैक्टिस। इसकी प्राइस क्या है, 11,999। तो नवंबर के महीने में तो हमने डिस्काउंट कोड भी लगाया था, अभी डिस्काउंट कोड तो नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें अवेल होना चाहते हैं, आप इसको लेना चाहते हैं इस कोर्स को, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन लीजिए। सो दोस्तों मिलूंगा आपको मैं मंडे को एडिटोरियल की चर्चा के साथ। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।